डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओंकार चौधरी जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। नमस्कार। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी और ओंकार चौधरी जी जो है वो इस समय बहुत ही निकट दृष्टि रखे हुए हैं बिहार के ऊपर, और बहुत ही निकट दृष्टि रखे हुए हैं बिहार के, क्या कहें उसको, बेगूसराय के तालाब पर। हाँ, तो हम बिल्कुल सीधे चलते हैं आप लोगों के पास में। सभी का स्वागत है और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो बेगूसराय के तालाब से क्या समाचार है ओंकार जी? एक मछली तो हाथ में दिखाई दी थी राहुल गांधी के, और वो पता नहीं किसी मछुआरे ने पकड़ करके उनके हाथ में दी है या क्या किया है, लेकिन वो तैरे भी हैं, जाल पकड़ते हुए भी दिखाई दिए हैं, डुबकी लगाते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो इतना कुछ करने के बाद, अपनी सिक्योरिटी को भी थोड़ा सा दांव पर लगाने के बाद, एक मछली तो उनके हाथ में दिखाई दी है साहब। तो ये बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। मैं कल अपने प्रोग्राम में कह भी रहा था भट्ट साहब से, मैंने कहा भी ऐसा लगता है किसी ने उनके कान में डाल दिया है कि यहाँ बेगूसराय में मछलियाँ भी वोटिंग करती हैं। तो हो सकता है इसलिए वो वहाँ भी वोट मांगने के लिए पहुँचे हों। बाकी इतना मस्त मौला आदमी, इतना मस्त मौला नेता मैंने तो नहीं देखा अपने पूरे पत्रकारिता के कार्यकाल में। मुझे भी 40 साल से ज़्यादा हो गया है अनुभव, और बहुत सारे इलेक्शन विधानसभाओं के। एक आदमी था कानपुर में, घोड़े वाला दीक्षित, वोट हाय हाय न किसकित, वोट फॉर दीक्षित। वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबका चुनाव लड़ते थे। कानपुर के घोड़े वाला दीक्षित मशहूर थे। और उनसे घबरा के तो ये कर दिया ना कि साथ 50 MP और 100 MP वाला। जी जी, घोड़े वाला तो राहुल के बड़े वाले लोग थे जी। मैंने उनको देखा है, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है 80 के दशक में। यूं तो कई करेक्टर हुए हैं। एक वो धरती पकड़ साहब थे जो लगभग हर इलेक्शन में जो है नॉमिनेशन दाखिल कर देते थे, उनकी जमानतें जब्त होती थी, सारी चीजें होती थी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से चुनाव जरूर लड़ते थे। तो उनका नाम ही धरती पकड़ हो गया था। और आप राहुल गांधी को धरती पकड़ कहे ना कहें, इन्होंने भी कीर्ति पताका तो बहुत फहरा दी है। 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हारना, इसको आप धरती पकड़ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? फिर आप 3 लोकसभा चुनाव भी हार लिए, फिर भी आप धरती पकड़ नहीं कह रहे उनको। इसके अलावा जो है 3 बार स्पीकर के चुनाव, 2 बार राष्ट्रपति के चुनाव, 3 बार उपराष्ट्रपति के चुनाव हार लिए, तो सेंचुरी तो हो गई है। अब फिर मैं तो यही कहूँगा कि राहुल गांधी के साथ अन्याय है ये। धरती पकड़ भी अपने जीवन में इतने चुनाव नहीं हारे होंगे जितने राहुल गांधी हरवा चुके कांग्रेस पार्टी को। लेकिन ये एक अजीबोगरीब घटना है साहब। मछली पकड़ने के लिए आप तालाब में कूद गए हैं, और सुरक्षा कर्मियों को भी पीछे पीछे कूदना पड़ा। बाद में एक सुरक्षा कर्मी अपनी पिस्टल जो है वो भीगी हुई पिस्टल
निकाल करके अपने दूसरे सहकर्मी को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इस आदमी को कैसे जो है संयोजित किया जाए, संयमित किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। कहीं भी कूद पड़ता है, कहीं भी जाकर के घुस जाता है। धान के खेत में माइक लगा करके धान की रोपाई करते हुए दिखाई दिए थे ये एक बार। कुलियों का व्हील लगे हुए जो सूटकेस था, ब्रीफकेस था, उसको सिर पर उठा करके चल रहे थे। लोको पायलट से जाके मिलते हैं, ट्रक ड्राइवर के बराबर में बैठ जाते हैं, लाइट जलवा करके बैठ जाते हैं, कैमरे सामने से उनको शूट करते हैं, सब्जी मंडी में पहुंच जाते हैं, कारपेंटर के पास, बाइक मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और आप लोग जो है वो सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। मतलब जो आम आदमी है इस देश का, वास्तव में उसको केजरीवाल तो भूल चुका है। अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखने के बावजूद वो आम आदमी को भूल चुका। पहले शीश महल बनवा लिया, अब चंडीगढ़ में जाकर के शीश महल 2 बनवा लिया। तो वो तो लोगों की निगाहों से उतर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी तब तक मानेंगे नहीं जब तक लोगों की निगाहों में चढ़ नहीं जाएंगे। बाकी ये हार जीत ये सब तो लगी रहती है, इन सब से अब राहुल गांधी बहुत ऊपर उठ चुके हैं, और उनको भी पता है कि बिहार में भी कुछ आना जाना तो है नहीं। बल्कि बहुत सारे लोग तो इस बात पर शर्त लगा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी 19 सीटें भी नहीं जीत पाएगी जितनी पिछली बार जीती थी। 19 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। कहाँ आप 19 की बात कर रहे हैं? सिंगल दाही डिजिट का रहेगी सर। दाही का आंकड़ा शायद ही छू पाए। तो राहुल गांधी को भी पता है, इसलिए उन्होंने रास्ता दूसरा चुना। नो टेंशन, बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री रहो, मौज मस्ती करो, जो जहाँ मनोरंजन हो सकता है वहाँ तालाब में कूदना पड़े तालाब में कूद जाओ। अगर मछली पकड़ने की ज़रूरत है मछली पकड़ो, कम से कम एक टाइम की सब्जी का इंतजाम तो हो जाएगा। तो वैसे भी लालू परिवार को मटन वटन और ये सब बहुत पसंद है, तो जो टसलबाजी चली है दोनों के बीच में, जो टेंशन थी, जिसको सॉल्व करने के लिए अशोक गहलोत को भेजना पड़ा, पवन खेड़ा को भेजना पड़ा, तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो हेलो वैसे भी ना जी, तेजस्वी बनने जा रहा है और ना मेरे चांस हैं, तो अंदर आइए वोट अंदर आइए। असर ही मत छोड़ो। इसलिए राहुल गांधी जो है वो एक अलग ही मूड में है साहब जी। तो भट्ट साहब, लेकिन मोदी जी जो हैं वो कोई मौका ही नहीं छोड़ते। हो तो कह रहे हैं कि साहब कि राहुल गांधी ने तेजस्वी ने राहुल गांधी के कनपटी पर पिस्तौल लगवा के उनसे अपने आप को सीएम डिक्लेयर करवा लिया। इसमें प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी तेजस्वी को यदि सीएम डिक्लेयर नहीं कर रहे थे तो आखिरकार इसमें कौन सी क्या कहें उसको, ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक था, कौन सी बुद्धिमानी थी? सर मैं तो इस मामले में राहुल गांधी का प्रशंसक हूं कि उनका बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड था कि आरजेडी के बिहार में आगे आने से हमें क्या मिलेगा। और उन्होंने यही दिल्ली में किया था। अरविंद केजरीवाल का उन्होंने उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और इससे अखिलेश यादव की भी चिंताएं बढ़ रही हैं कि हमारा क्या होगा आने वाले 2027 में। और लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि कल जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रीवा मध्य प्रदेश में रविवार को अपने पुराने स्कूल में 4 शब्दों का प्रयोग किया। हालांकि उन्होंने कहा है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, और डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम लिया उन्होंने। तो मोदी जी ने अब डोनाल्ड ट्रंप को अब उन्होंने जनरल ट्रंप को लगा दिया है। उन्होंने 4 शब्द यूज किए: अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता। तो ये चारों बातें राहुल गांधी पर भी लागू होती हैं, केवल ट्रंप पे लागू नहीं होती हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, इतनी अस्थिरता है। और तो और तो ये बात बहुत साफ हो गई है कि अब कांग्रेस जो है यूपी में भी राहुल गांधी अखिलेश यादव को ढोने वाली नहीं है। और उनको भी वो भांगड़ा, भारतनाट्यम और ओडिसी हर डांस कराएगी अखिलेश यादव को। और अखिलेश यादव की परेशानी ऑलरेडी बहुत बढ़ गई है बहन जी के सक्रिय होने से। हो गया।
तो और उनका जो पीडीए से जो 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 डी था वो एब्सेंट हो गया है। और अखिलेश यादव इतना असहज हो गए हैं कि उन्होंने कहा कि एसआईआर में जो स्टेट एम्प्लॉय काम करेंगे उसमें यादव और मुस्लिम नहीं है। उनको वैसे वो बोलते हैं कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक नहीं है। तो ये सब जो राहुल गांधी इफेक्ट जो है यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। तो राहुल गांधी को और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, मैंने अब तक 11 कामों की सूची बनाई थी, जिसमें अखिलेश यादव ने और जिसमें चौधरी साहब ने एक काम और जोड़ दिया है। उन्होंने 12 काम किए हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि दो काम उन्होंने दो में एक काम वो कर लें। या तो निर्मल बाबा के दरबार में चले जाएं, या दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अगर वो चाय बेच लें तो शायद कृपा वहीं अटकी हुई है। अगर वो दिल्ली में चाय बेच लेते तो उन्होंने अब तक जो है ट्रैक्टर चला लिया, मोटरसाइकिल रिपेयर कर लिया, धान के खेत में रोपाई कर ली, दीवार पे पेंट भी कर लिया, वॉल तो पुट्टी भी चाय तो लगा वो नहीं, लिया, वहां कहने चाय चले पी गए। चाय बेचने से तो वो हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, मतलब यहाँ कृपा अटकी हुई है ना। अगर नहीं तो जहाँ चाय कृपा चाय अटकी वहां जाना ही बेचेंगे तो फिर पड़ेगा। तो वो नरेंद्र मोदी के साथ क्लब हो जाएंगे। आप कॉफी सर बोलो, कृपा कॉफी वहीं बेच अटकी। सकते हो, वो दही बेच सर सकते हैं, छाछ सर बेच सकते हैं। सर कृपा वहीं अटकी हुई है, आप चाहे कुछ कहिए, मतलब कृपा वहीं कॉफी से अटकी नहीं हुई मिलेगी है। कृपा, उन्होंने चाय से ही मिलेगी, ये पक्की बात है। अरे मतलब रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ेगा आपको बेचने के लिए। कहीं भी ओके। कोई आपको पेय पदार्थ बेचना पड़ेगा, कोई कोई लिक्विड जो अभी तक आपने नहीं बेचा है। तो राहुल गांधी की जो के बारे में जो आपने सवाल किया कि अभी कृपा अटकी हुई है, कृपा नहीं पहुंच रही है, तो मैंने राहुल गांधी के लिए रास्ता बता दिया है कि कृपा कहाँ अटकी हुई है। आप लस्सी बेचें, आप कोई प्याऊ लगा लें गर्मी के मौसम में, वहां पानी पिलाएं, कुछ तो करें। तो अब जो है अब चूंकि अब 11 साल हो गए हैं ये सारे गिमिक्स करते हुए, और कृपा जो है अभी तक नहीं आ रही है, और चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो सेंचुरी बन गई है। तो फिर भाई तो फिर मामला गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी। एसआईआर हो गया बिहार में, अगला 12 राज्यों में और होने वाला है। कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो है 14 पार्टियों की मीटिंग बुलाई। वो कहा सुप्रीम कोर्ट पे हम चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 13 हियरिंग हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक भी सुई की नोक के बराबर भी एफआईआर के आदेश पर आपत्ति नहीं लगाई। और यहाँ तक कह दिया कि आधार कार्ड को जो है आप आइडेंटिफिकेशन के रूप में अलाउ करिए, अलाउ कर दिया। लेकिन कोर्ट ने यह भी कह दिया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो बात तो वही हो गई ना। और अब जो है डीएमके नया चैलेंज क्या करने वाली है एफआईआर को लेकर के, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है कि अब वो क्या करने वाले हैं। हाँ, तो ये तो राहुल मेरे भी गांधी समझ के में नहीं आ रहा सामने कि ये कि वो ऐसा नया कौन सा क्या नया करने वाले काम हैं, सब करेंगे। वो नया क्या करने वाले हैं। उन्होंने मीटिंग कर ली और उसमें उन्होंने एआईएडीएमके को और बीजेपी को बुलाया नहीं उन्होंने। तो अब वो कौन सी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 13 हियरिंग कर चुकी है, और हालांकि अभी रिट डिस्पोज नहीं हुई है। तो एट द मोस्ट वो अपने को उस रिट में इम्प्लीट करने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। फ्रेश पिटीशन क्या होगी। तो राहुल गांधी के बारे में मेरा यही मत है कि उन्होंने अब उन्हें जो है जोशियों का एक पैनल को बनाना चाहिए। ही शुड सेट अप ए पैनल ऑफ टॉप एस्ट्रोलॉजर्स, और ये पता करें कृपा कहाँ अटकी हुई है। क्योंकि दिल्ली में आपने केजरीवाल का साथ नहीं लिया, तो लेकिन आपको एक भी सीट नहीं मिली। यही आपने बिहार में किया, तो अब की बार ये कहा जा रहा है कि सीटें आपकी संख्या शायद सिंगल में अटक जाएं। तो एक क्लियर लाइन ऑफ, और असली बात तो ये है, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को सीपीएम सीपीआई से आगे बढ़कर के सीपीआई एमएल से भी आगे जाकर के वो किस पार्टी में कन्वर्ट कर दिया है। घनघोर वो रेडिकल लेफ्ट पार्टी उन्होंने बना दिया है। और रेडिकल लेफ्ट पार्टी बनाने से उनकी पार्टी का जो कुछ भी जो आधार था वो कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अब वो जो आपने यूपी में कमाल कर लिया 2024 में, या आपको थोड़ा सा फायदा हो गया कुछ हरियाणा में और कुछ पंजाब में 2-4 सीटें मिल गई, राजस्थान में 2 मिल गई, मध्य प्रदेश में। तो इट वाज अ वन टाइम फिनोमेना, इट वाज ए फ्लूक। इट इज नॉट एनी परमानेंट, इट डज नॉट इंडिकेट एनी परमानेंट शिफ्ट इन इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। जी सर। जी, नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूँ, जो मैंने पूछा था कि साहब की
मोदी जी जो हैं वो तेजस्वी को कुछ नहीं कर रहे हैं, राहुल के ऊपर बरस रहे हैं। ये क्या बात हुई? किसका चुनाव है ये? अब यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि बताइए, एक तेजस्वी से निपटने के लिए 12 मुख्यमंत्री लगे हैं, 24 केंद्रीय मंत्री लगे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर लगा है, एक राष्ट्रीय पार्टी की पूरी ताकत एक लड़के को हराने में लगी हुई है। तो अब ये वही तरीका है ना कि ग्लास हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी वाला सिंड्रोम है। तो अब उसको यहाँ ये भी शिकायत हो रही है कि साहब योगी जी बिहार में कैंपेन कर रहे हैं, यूपी के सारे अखबार बहुत रिपोर्ट करते हैं, अखिलेश जी की सभा में लाखों लोग आ रहे हैं, उसमें उसको ज्यादा कवरेज नहीं मिल रहा है। तो जहां तक आपकी बात है, सारा अटैक जो है राहुल गांधी के ऊपर है, तेजस्वी के ऊपर नहीं है। तेजस्वी एक रीजनल पार्टी है, 10 साल से सत्ता से बाहर हैं। एक बार आ गए थे जुगाड़ से 2015 में, साल भर के लिए, जब जेडीयू अलग हो गई थी बीजेपी से। तो ऑब्वियसली फोकस ऑफ द अटैक शुड बी ऑन राहुल गांधी, और राहुल गांधी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। 9 मई को ऑपरेशन सिंदूर के समाप्त होने के बाद से परसों तक जयराम रमेश के सारे ट्वीट नरेंद्र सरेंडर और क्या क्या चल रहे हैं अभी भी, और बीच बीच में बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। इंडिया और यूएस का डिफेंस पैक्ट साइन हो गया, तो अब फिर सन्नाटा हो गया, यार अब कैसे गाली दें, अभी ट्रेड डील तो हुई नहीं है। अब इंडिया अकेला बचा है जो जिसने अभी तक ट्रेड डील जिससे अभी तक ट्रेड डील नहीं हुई है। और इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है कि इंडिया इज स्टिल डिफाइंट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, और डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है मोदी इज टफ लाइक हेल, और यहाँ राहुल जी कह रहे हैं नरेंद्र माने सरेंडर। तो फिर तो अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रम्प जो है इंडिया के अपोजिशन को एक नैरेटिव, मीडिया को एक नैरेटिव क्रिएट करने में मदद करता है, अगले दिन वो खुद ही उसको कैंसिल कर देता है। तो राहुल गांधी क्या करें? तो प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं उनको ये मालूम है कि नेशनल लेवल पे बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से ही होनी है, कांग्रेस से ही चल रही है, और 2029 में भी मुकाबला कांग्रेस से ही होगा राष्ट्रीय स्तर पर। और ये छोटी मोटी पार्टी, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये हमेशा जो है इंडिया अलायंस में स्टेपनी से ऊपर नहीं रह पाएंगी। समाजवादी पार्टी लोकसभा में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, 37 एमपी हैं, 13 महीने हो गए, तो वो 1.5 साल हो रहा है। समाजवादी पार्टी की नेशनल पॉलिटिकल सीन में क्या कहीं कोई जगह आपको दिखाई पड़ती है? कहीं है वो? जिस तरीके से राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लॉन्च कर रखा है, देश में कैसे एनर्की पैदा की जाए, सरकार के खिलाफ कैसे लोगों में विश्वास को खत्म किया जाए, संवैधानिक संस्थाओं की जो विश्वसनीयता है उसको कैसे तबाह किया जाए, सारा काम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को भरपूर गालियां, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी यही सारे कमेंट, संविधान भी खत्म हो गया और आरक्षण भी खत्म हो गया, संसद भी खत्म हो गई, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। क्या इस तरह की फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अखिलेश यादव शामिल होने का सोच भी सकते हैं? साहस तो छोड़िए, ही कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट। तो ये सब काम कांग्रेस कर रही है, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर का ऑब्वियस टारगेट जो है कांग्रेस होगी, ना कि तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव को तो मालूम ही नहीं कि फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती क्या है। देखिए, योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले जब बिहार में थे तो उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए किसी राज्य में पहुंच जाए तो एनडीए की विजय बिल्कुल सुनिश्चित हो जाती है। और राहुल उन्होंने कहा भी गांधी तो है कि वो पप्पू टप्पू अप्पू 3 लोग हैं महागठबंधन में। तो राहुल गांधी पहुंच गए हैं, तो इसका एक जश्न जैसा माहौल बीजेपी के भीतर है, बीजेपी की लीडरशिप में है। लेकिन बीजेपी की लीडरशिप को इस बात की शिकायत भी है राहुल गांधी से और उनके रणनीतिकारों से, तेजस्वी से भी होगी, कि जितनी बड़ी संख्या में उनके दौरे लगने चाहिए बिहार में, उतनी बड़ी संख्या में उनके दौरे डिजाइन नहीं किए गए हैं। उनकी सभाएं जो है वो उस तरीके से नहीं लगाई गई हैं, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा सभाओं में जाएंगे, जितना ज़्यादा वोकल होंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे, उतनी बीजेपी की ज़्यादा संभावनाएं बनेगी। तो केवल तेजस्वी जो है वो उसके भाषण आ रहे हैं मीडिया में, राहुल गांधी को थोड़ा प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और बीजेपी के दूसरे वक्ता भी,
कि भाई आप इतना ढीला मत पड़िए, थोड़ा सा और जोर लगाइए। अब ये मछली वछली पकड़ने में आप वक्त जाया करेंगे तो उससे काम चलेगा नहीं, थोड़ा सा प्रेस व्रेस के और नजदीक आइए। भाई अच्छा, आप दो एक बात बताएं। अरे साहब, दो काम रह गए बिहार ए- में। ए- सलाद में विरेंद्र जी, सिंगाड़ा भी होता है, विरेंद्र जी, मखाना भी होता है। अरे जी जी विरेंद्र जी जी, जी 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 मुझे जी। बहुत गूढ़ प्रश्न पूछना है ओंकार जी से। ये बताएं, ये मछली पकड़ना है या ऑटो रिपेयर करना है, ट्रैक्टर चलाना है, ये जो इस तरह के जो ये सॉन्ग करते हैं, ये- इसके पीछे क्या है, क्या सोच है? कोई साइकोलॉजी है? कोई कोई गिल्टी कॉन्शियंस है? दो तीन कारण हैं संजय जी, जो सीधे सीधे समझ में आते हैं। पूरी जिंदगी और इनकी पिछली 3-4 पीढ़ियों ने दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का, उनका वोट तो लिया है, उनको बार बार आश्वासन दे करके, लेकिन उनके लिए किया कुछ नहीं। अगर किया होता तो ये पिछड़े, अति पिछड़े मुलायम सिंह यादव की तरफ ना जाते, या लालू यादव की तरफ ना जाते, या अलग अलग राज्यों में दूसरे क्षेत्रीय दलों के पीछे इकट्ठा ना होते। दलित पहले DS4 बना था 80 के दशक में काशीराम और मायावती के द्वारा। तो दलित इतने हताश निराश होकर के उनके पीछे लामबंद ना होते, और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पंजाब में भी उनके पीछे लामबंद हो गए थे, और कई दूसरे राज्यों में भी वो जलवा दिखाई दे रहा था उन दोनों का। तो मध्य प्रदेश में दलित, था। एक दौर था जब कांग्रेस के पीछे ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, ये तीन जम करके खड़े होते थे, सपोर्ट करते थे, और एक बेस माना जाता था कांग्रेस का इन तीनों को। और जहां तीन जातियां या तीन समुदाय किसी एक पार्टी के साथ हों, वहां बाकी तो अपने आप जुट जाती हैं। तो कांग्रेस को कभी कोई दिक्कत हुई नहीं। लेकिन जो मैंने कहा कि इन्होंने बकैती तो बहुत की, लेकिन किया कुछ नहीं किसी के लिए, तो धीरे धीरे वो इनके हाथ से छूट गए। अच्छा, अब आते हैं इस बात पर कि ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं, और कैमरों की टीम लेकर के कभी धान के खेत में रोपाई करते हुए दिखाई देते हैं, कभी किसान फैमिली को 10 जनपद के ड्राइंग रूम में जहां बुक्स लगी हुई हैं वहां बुला करके लंच या डिनर करते हुए दिखाई देते हैं, कभी सोनिया गांधी उनके साथ नृत्य करते हुए दिखाई देती है। ये मजबूरी क्यों आ गई है इनके सामने कि आज इनको ये शो करना पड़ रहा है कि साहब अ, हम गरीबों के और गरीब हमारे। तो ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का जिन जिन क्षेत्रों में विस्तार किया है, वो यही सब वर्ग हैं। आप ये देखिए कि किसानों के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं, उनको ज़्यादा लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। जो चीनी मिलें अराजकता दिखाती थी, समय पर पेमेंट नहीं करती थी, अब कुछ को छोड़ करके लगभग सबका डिजिटलीकरण कर दिया गया। 2 सप्ताह के भीतर, कहीं कहीं तो 1 सप्ताह के भीतर गन्ने का उनके पास पैसा आ रहा है किसानों का। अलग अलग जो वर्ग हैं उनको DBT के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, सीधा पैसा मिल रहा है, जन कल्याण की योजनाएं उनके बिल्कुल दरवाजे पर पहुंच गई हैं। तो ये सारी चीजें समझते हैं। इनको पता है कि जो हमसे छिटका था, अलग अलग क्षेत्रीय दलों के पास गया था, वो अब मोदी जी की केंद्र की और राज्यों की योजनाओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया है। 2014 और 2019 के नतीजे देखेंगे तो साफ साफ दिखाई पड़ेगा। 2024 में साजिशन, कुछ अफवाहें फैला करके, कुछ मीडिया, लुटियन मीडिया इकोसिस्टम को लगा करके, देसी विदेशी जो इनके तौर तरीके होते हैं उनके जरिए ये फूट डालने में फिर से कुछ कामयाब हुए। और जो ये गरीब गुरबा और दलित और
पिछड़े अति पिछड़े हैं, इनमें विभाजन करने में कामयाब हो गए। उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 पर टिक गई। लेकिन मोदी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इन बातों को कि ये कारस्तानी क्यों कर रहे हैं। कभी आप कारपेंटर के पास चले जाएंगे, कभी कुलियों के पास, कभी लोको पायलट के पास, कभी ट्रक ड्राइवर के पास, कभी किसानों के बीच में। तो ये सारा कुछ जो है एक कहना चाहिए मैसेजिंग होती है किसी लीडरशिप के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा, कि देखो भाई हम इनको कितना महत्व देते हैं। इसी के लिए तो तालाब ये दिखाते हैं कि देखिए हमारी स्किल इस तरह की है कि उससे साफ चला जाता है, पता चल जाता है कि हाँ, बार-बार सर, वो मैं ये एक बात कहना जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे। जी ऋषि जी, मैं बात ये बार-बार जोड़ना चाहूंगा कि ये जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जो जो सबका साथ सबका विकास जो बीजेपी ने चलाई है पिछले 11.5 सालों में, उससे अब जो यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, जो कास्ट आइडेंटिटी बेस्ड ग्रीवेंसेस थी वो लोगों की नहीं है। अखिलेश यादव लगातार बोलते हैं कि कितने यादव डीएम हैं। लोगों की ग्रीवेंसेस अब जो है कास्ट आइडेंटिटी बेस्ड नहीं है। और दूसरी बात जो बीजेपी के लोग पता नहीं क्यों नहीं कहते, जो दीनदयाल उपाध्याय की जो इकोनॉमिक फिलॉसफी थी, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, यानी बॉटम अप। तो ये जो जो सरकार की जो वेलफेयर पॉलिसी है ये बॉटम अप थी, और अब तक समाजवाद के नाम पर टॉप डाउन चल रहा था कि तुम्हारी जमीन तुम छोड़ दो 2 एकड़, इसमें अमेरिकन यूएस डॉलर $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा, इससे जो है जीडीपी में ग्रोथ $800 मिलियन होगी। ये किसान को समझ में नहीं आता था। और पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर है प्रोफेसर शमिका रवि, इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं। उन्होंने इसके ऊपर डिटेल्ड स्टडी की है कि कैसे इस वेलफेयर स्कीम के चलते बर्थ रेट इन रूरल एरिया स्टेबलाइज हुए हैं और शहरी इलाकों की ओर पलायन रुका है। तो अब राहुल गांधी के सामने ये केवल वोकिस्ट आइडिया है कि वोक में जो है कि आप गरीबी को रोमांटिसाइज करो, गरीबी का रोमांस दिखाओ। ये गरीबी के रोमांस का ये जो है ये बहुत ही एक जो एक पॉइजनस जो मोहपाश है कम्युनिस्टों का कि गरीबी को रोमांटिसाइज करो। यही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, और यही जो हिंदुत्व की जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का जो असर हो रहा है यूपी में, बिहार में, अन्य राज्यों में, उसको कैसे काउंटर किया जाए। राहुल गांधी उसको काउंटर तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही उनका तरीका रिलक्टेंट है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है। वो कभी चले जाते हैं विपाशना में थाईलैंड, कभी स्पेन, कभी कोलंबो, और कभी वियतनाम, कभी जॉर्ज सोरोस के पास लंदन या यूएसए। तो ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने इकोनॉमिक फिलॉसफी जो अडॉप्ट की है कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हो, सबका उसमें विकास हो, लोगों की शिकायतें हैं उसके, और यह जो भी एंटी इनकम्बेंसी के जो फैक्टर्स हैं वो अभी भी फ्लरिश इसलिए कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्टेट मशीनरी है, और जो आपके भाई साहब लोग जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने बैठे हुए हैं वो राजा साहब हो गए हैं, वो गांव जाएंगे नहीं, वो ब्लॉक तहसील जाएंगे नहीं। तो ये जो जो एक नया जो जाति की आइडेंटिटी के ऊपर एक नया जो एक लाभार्थी वर्ग जो तैयार हो रहा है, ये खतरा समाजवादी पार्टी के लिए भी है, बहुजन समाज पार्टी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है। तो मैं राहुल गांधी एक्चुअली कहीं ना कहीं उसको काउंटर भट्ट कर साहब रहे हैं। भट्ट साहब मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी को ये क्यों करना पड़ रहा है, ये समझने की जरूरत है। देखिए 80 करोड़ आबादी को अगर नरेंद्र मोदी पिछले कई साल से खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं, तो जितने वीडियो बिहार से आ रहे हैं या जितने अलग अलग राज्यों में जहाँ भी चुनाव आते हैं वहाँ गरीब गुरबा परिवारों से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं के जो वीडियो आते हैं, और वो जो जिस तरीके से जिन शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करती हैं, उनके ऊपर भरोसा दिखाती हैं, उससे हड़कंप मचा हुआ है कांग्रेस पार्टी के भीतर भी और क्षेत्रीय दलों के भीतर भी। इनको लग रहा है कि यार जो हम कभी सोच नहीं पाए उसके बियॉन्ड जाकर के नरेंद्र मोदी ने अब गरीब परिवारों को पूरी तरीके से अंगीकार कर सर लिया है, जी, अपने से जोड़ इसकी लिया एक है। इकोनॉमिक्स मैं आपको ये बता दूं, इसकी इकोनॉमिक कांग्रेस ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के एक पास करके एक ये एक बताया मिनट कि में हमने एक मिनट जी में मैं जी अपनी जी बात जी पूरी जी कर जी लूं, जी जी अपनी बात। जी आप पूरी करें ओंकार जी। तो मेरा ये कहना है कि एक तो इस पूरे वर्ग को नरेंद्र मोदी ने प्रभावित किया है,
और बिना जात पात देखे, बिना समुदाय देखे, इस सब भेदभाव से ऊपर उठ करके सारे गरीब परिवारों को उन्होंने इन योजनाओं को का लाभ दिया है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा हड़कंप है राहुल गांधी के कैंप में, वो इस बात को लेकर के है कि भाई नरेंद्र मोदी जो है 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर बनवा करके दे चुके हैं, रसोई गैस दे चुके हैं, बिजली का कनेक्शन दे चुके हैं, आयुष्मान योजना में गंभीर से गंभीर बीमारी का उपचार 5 लाख रुपए तक का अस्पताल में करवा रहे हैं। फिर ये हमें वोट क्यों देंगे? इसलिए उनको बार बार जेस्चर करना पड़ रहा है, बार बार जाकर के उनको अपनी बाहों में भर करके तस्वीरें खिंचवानी पड़ रही हैं, वीडियो जारी करवाने पड़ रहे हैं। पूरा आईटी सेल उनका इसी काम में लगा हुआ है। उसके लिए बाकायदा नियोजित किया जाता है कि कल राहुल गांधी की वहां शूटिंग होगी, कल वहां शूटिंग होगी, और वहां पर वो सीन क्रिएट किए जाते हैं बाकायदा। पहले उनकी रिहर्सल भी होती होगी, 100% मैं श्योर हूँ। तो ये सारा नाटक नौटंकी है जो धीरे धीरे एक्सपोज हो जा रहा है। जी, मैं केवल ये कह रहा था कि कांग्रेस ने ये माना कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास करके उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मान लिया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के पहले भी पीडीएस के तहत भारत सरकार 1.5 लाख से 2.25 लाख करोड़ रुपए साल में खर्च कर रही थी, और उसमें जो एफसीआई जिस दाम पे गेहूं चावल राज्यों को देती है, इश्यू प्राइस, केवल वही केंद्र सरकार ने माफ कर रखा है पीडीएस में। और फर्क ये आया है फ्री फूड ग्रेन से कि जो ऑफटेक था पहले वो 60, 65, 66% था, आज वो 96% हो गया है। उससे जो है आपका वेयर हाउसिंग कॉस्ट बहुत कम हो गई है, वेस्टेज लगभग नेग्लिजिबल हो गया है। तो जो केंद्र सरकार को जो 15 से 20 हजार करोड़ रुपया इश्यू प्राइस से मिलता था, केवल वही केंद्र सरकार ने माफ किया है, और वो ऑफसेट हो गया वेस्टेज को चेक करके, वो ऑफसेट हो गया हाई ऑफटेक की वजह से। तो ये कभी कभी आलोचना करते हैं कि साहब मोदी ने क्या काम किया है, आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन दे रहे हैं। अरे पहले भी फ्री मिल रहा था, जब माननीय नरसिम्हा राव थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे। केवल इश्यू प्राइस अब केंद्र सरकार राज्यों से नहीं ले रही है, और उस पैसे की भरपाई वेयर हाउसिंग कॉस्ट को कम करके पूरी हो गई, वेस्टेज को कम के पूरी हो गई। कुल ये मामला, और तो ये कहा जाता है कि फ्री फूड गेन अब आरक्षण है, कोई सरकार इसको वापस लेने की सोच नहीं सकती। और पीएम मोदी ऐसे नहीं बोलते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाया है। 11-12 करोड़ लोगों को अगर आपने एलपीजी कनेक्शन दे दिए हैं, उस सिलेंडर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में 5 या 7 नए सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक लगाए गए हैं। ये बात लोगों को नहीं मालूम है। गुजरात की जो टाइल इंडस्ट्री थी, उसके बाद ऑर्डर की भरमार हो गई है फ्री टॉयलेट की वजह से। जरा जरा जाके सर्विक इंडस्ट्री का सर्वे कीजिए, मालूम पड़ेगा आपको। गुजरात की सर्विक इंडस्ट्री के पास ऑर्डर सप्लाई करने के लिए दे आर वर्किंग ओवर टाइम्स। तो ये जो 50,000 करोड़ रुपया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान भारत की हेल्थ इंश्योरेंस बीमा के तहत क्लेम पे किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो 50,000 करोड़ रुपया कहाँ गया भाई? वो तो जो है हॉस्पिटल्स को गया है, और उसमें आगे तो सरकारी हॉस्पिटल हैं। तो ये सब जो चेंजेस आए हैं, इसकी काट केवल जो है तालाब में कूद करके, अरे राहुल गांधी को अगर हिम्मत है तो जाके सिंघाड़ा निकाले तालाब चले से, जाके मखाना बाहर निकाले। इस पे थोड़ा सा अब विराम देते हैं, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, और वो है योगेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मैं ओंकार जी से पूछना चाहूंगा कि साहब की हाँ, इनके योगेंद्र यादव ने जो रोटी उलट पलट वाली बात कही, उससे आप कितना सहमत? वो तो लोहिया का डायलॉग बहुत पुराना है सर। कल थे मेरे साथ या परसों थे। अच्छा, बाहू की जो टिप्पणियां होती है वो लाजवाब होती है। उन्होंने कहा कि ये योगेंद्र यादव खुद जली हुई रोटी है, और बोला इसे कोई खाने को तैयार नहीं, इसे कोई अपनी थाली में रखने को तैयार नहीं। आप वालों ने भी इसे लतिया के बाहर निकाल दिया, और ये कांग्रेस में भी इसी तरह लतियाया जाएगा। और इससे पहले इसकी एक कोई जन स्वराज करके कोई बनाई थी
वो कहाँ गई पता नहीं है। तो ये सारे ही जली हुई रोटी है संजय जी। जितने भी आप देख लो, इनको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कोई हलक से नीचे उतारने को तैयार नहीं। सबको पता है कि हाजमा ही खराब होना है इनको खा करके। तो ये अब इनकी हताशा की, निराशा की ये पराकाष्ठा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब आप यहाँ तक आ गए कि साहब एक ही रोटी अगर एक ही करवट पड़ी रहेगी तो जल जाएगी। ये जनता के ऊपर छोड़ दो ना। आप कोई ज्ञान गुरु हो क्या हो, जो उनको आप ज्ञान पेल रहे हो बैठ करके, और इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए हैं। वो 13 महीने का आंदोलन, उस समय 22 या 23 मीटिंग कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री के साथ हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा की। किसी नतीजे पर इन लोगों ने पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि इनका एजेंडा तो किसी समाधान पर पहुंचने का थोड़ा था। बार बार पूछे जाने पर भी ये लोग इस बात का जवाब ही नहीं दे पा रहे थे कि ये जो 3 कृषि कानून आए हैं, इनमें से कोई एक क्लोज बता दो जो किसानों के खिलाफ हो। तो ये मेरिट पे बात ही नहीं करते थे, कंटेंट पे बात ही नहीं करते थे। बस काले कानून है और वापस लो। उसके बाद मांग जो है वो हमेशा इनकी फहरिस्त जो है वो लंबी होती चली जाती है। मैं तो सन 87 से देख रहा हूँ, महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन जब वेस्ट यूपी में हुआ था, मैं ही कवर करता था दैनिक जागरण की तरफ से। तो शुरू में जो जो उनकी 5-6 मांगे थी, भट्ट साहब को तो याद होगा, एक वीर बहादुर सिंह सरकार और महेंद्र सिंह टिकैत के बीच में एक बिचौलिया हुआ करते थे शुरू शुरू में, पूरन सिंह नाम के। वो अपनी एक पाक्षिक मैगजीन निकालते थे और उसकी भी और वीर बहादुर सिंह सिसोली बुला करके जो बेइज्जती की थी इन्होंने। मतलब पर्दे के पीछे ये मांग पत्र है, वीर बहादुर सिंह आएंगे, उन मांगों को स्वीकार करेंगे, और जब वो मंच पर आए तो उनके हाथ में 31 सूत्री मांग पत्र नया थमा दिया गया। पहले वो 11 मांगे थी। तो ये लोग एक्चुअल में आंदोलनों को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि इनकी अपनी दुकानदारी चलती रहे। हाँ बिल्कुल, वो मामले सेटल ना हो। हाँ, मामला सटल ही ना हो, मामला उलझता रहे। तो ये इनका सही नामकरण किया था वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में, आंदोलन जीवी। आंदोलन जीवी। वो कोई रिक्शे वालों का हो, स्टूडेंट का हो जेएनयू में, कोई किसानों का हो, कहीं का भी हो, और किसी भी राज्य में चुनाव हो। अब ये जब से वो भारत जोड़ो तोड़ो में घुसे थे ये राहुल गांधी के साथ, ये कांग्रेस का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है और ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। वो हरियाणा में क्या कहा था इन्होंने कि भाई आंधी आ रही है, आंधी और तूफान और सुनामी, सुनामी, हाँ, तूफान और सुनामी आ रही। वो ऐसी आंधी और तूफान सुनामी आई कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। अब बीजेपी ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। जी हाँ, मतलब जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर ही 10-11% रहता था, जहां कभी 17 से ज्यादा एमएलए बीजेपी के जीत के ही नहीं आए, और वो हमेशा पिछलगू रही, देवीलाल की पिछलगू रही, चौटाला की रही, फिर बंसीलाल जी की एक विकास पार्टी बनी थी, उसके साथ रही, फिर भजन लाल ने एक अलग पार्टी बनाई थी कांग्रेस से मिलकर के, उसकी भी पिछलगू बन गई थी। ये तो भला हो भारतीय जनता पार्टी का, भला हो नरेंद्र मोदी का कि 2013-14 में जो एक आंधी चली उनकी, तो इनके भीतर एक कॉन्फिडेंस पनपा और इन्होंने कहा कि छोड़ो कुलदीप बिश्नोई वगैरह की इस ब्लैकमेलिंग को, अकेले लड़ करके देखते हैं। और इंडिपेंडेंटली वहाँ बहुमत आ गया भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद वो फिर सत्ता में जमी हुई है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है। सर बेस्ट परफॉर्मेंस थी 2024 में, बेस्ट परफॉर्मेंस थी 14-19 की तुलना में बीजेपी की हरियाणा में। ये बेस्ट परफॉर्मेंस है, बेस्ट परफॉर्मेंस थी। ये 2014 से भी बेटर परफॉर्मेंस थी। हाँ हाँ, यस 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 यस, ये बेस्ट परफॉर्मेंस जी। तो ये भी एक कमाल था। लेकिन आप ये देखें कि मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी
कि वो एनेक्डोट्स सुना रहे थे उस समय के, जब वो गुड़गांव से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। गुड़गांव से वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी के टिकट पर, याद करें, और उनके 78,000 वोट भी आए थे। लेकिन जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि वो 78,000 वोट आने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि 110, एक तो नहीं, 110 पोलिंग बूथ पर उन्होंने रिकाउंट मांगा था। 110 पोलिंग, हाईएस्ट लेवल और इन हिस्ट्री उस ऑफ इंडिया। पर वो मेरे बैचमेट से, नाम नहीं लूँगा, मैं उस समय 2014 में इलेक्शन ऑब्जर्वर था। मोहाली था मेरा हेडक्वार्टर, आनंदपुर साहिब कंस्टिट्यूंसी में ऑब्जर्वर था। तो वहाँ पे वो आए हुए थे, हम लोग साथ बैठे हुए थे, और वो फिर चूंकि इस तरह का गंभीर आरोप था तो उन्होंने हरियाणा के सीईओ को बुलाया हुआ था, और हरियाणा के सीईओ से वो जो बातचीत चल रही थी वो मैंने भी देखी थी, सुनी थी। तो अब शॉर्ट में कह दूं कि वो लोग जो थे वो कह रहे थे कि साहब कि ये ऐसा भी होता है क्या, मतलब ऐसे लोग भी इस तरह के भी आरोप लगा सकते हैं क्या, जिसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सिर पैर न हो। और 110 की 110 उनकी जो क्लेम्स थी वो रिजेक्ट हुई। देखिए, ये भी अपने आप में कीर्तिमान होगा। इनकी ऑफिशियल सर्कल्स में क्रेडिबिलिटी है, ये इनकी विश्वसनीयता है। संजय जी 2014 में इन्हीं की सलाह पर केजरीवाल ने 434 सीटों पर लोकसभा कैंडिडेट खड़े किए थे। ये कितने बड़े अच्छा, सफल इनकी सलाह थी, इनकी हाँ, सलाह थी। इन्हीं की सलाह थी। बाद में केजरीवाल ने इनको बहुत गालियां दी। इसीलिए निकाल दिया शायद। 416 या 418 पर तो जमानतें जब्त हुई थी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। ये दो लोगों को निकालने का कारण तो स्पष्ट हो गया। प्रशांत भूषण को तो इसलिए निकाला था कि प्रशांत भूषण ने इनको जेल भिजवा दिया था, कहा था बेल हाँ। मतलब जेल चले जाओ। अब वो 3 महीने जेल लेके फिर वापस बेल लेके आया अरुण जेटली वाले केस में। उसके बाद फिर उसने शायद तय कर लिया कि इनको दोनों को बाहर करना है, मुझे ऐसा ही लगता है। और ये उसने बहुत सही निर्णय लिया, हालांकि वो कम फर्जी नहीं है, लेकिन उसने भी इन लोगों से निजात पाना ही उचित समझा। तो ये एक आशुतोष और एक कुमार विश्वास, और एक हमारे मित्र आशीष खेतान भी है, अच्छा वो भी है। वो तहलका वाले 5 साल मेरे सहयोगी रहे हैं वो। वो जो वो दिल्ली प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन थे, वो भी क्रिप्टो हैं। अच्छा, वो भी क्रिप्टो है जी, जैसे आपके लालू जी हेलोवीन पता ही नहीं चलता। हेलोवीन फेस्टिवल मना रहे थे ना, लालू जी दिल्ली में। हेलोवीन मना रहे थे। हेलोवीन मना रहे थे, देखिए आप शुरुआत हो गई है। लालू जी कह रहे कुंभ तो बेकार है, फालतू है, बकवास है, और हेलोवीन की स्पेलिंग जो है पूरे बिहार में 4 लोगों को नहीं मालूम होगी। अब ये कहीं पूरा का पूरा यादव समाज जो है वो क्रिप्टो ना बन जाए। यूपी में जौनपुर में बन रहा है बहुत तेजी से। जौनपुर में, आजमगढ़ में यादव लोग बहुत तेजी क्रिप्टो हो रहे हैं। और अब उन्होंने नया काम शुरू किया है। अब वो व्हाट्सएप के जरिए और ये स्मार्टफोन के जरिए अपनी चंगाई सभा, प्रार्थना सभा संदेश करते हैं। वो कहते कहीं इकट्ठा होने की जरूरत नहीं, इससे बजरंग दल वालों को सूचना मिल जाती है, पुलिस आ जाती है। हर आदमी अपने अपने घर में रहे, अपना अपना मोबाइल फोन चालू कर ले, और वहीं से हम प्रभु यीशु को याद करा करेंगे। ये उन्होंने नई स्ट्रेटजी अपनाई है यूपी में, और बहुत तेजी से हो रहा काम ये। ये तो साहब बड़ा गजब है। लेकिन अखिलेश जी जो हैं वो कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे एसआईआर के बारे में। हमारे तो कहा स्टालिन जी और ममता जी तो आ गए मैदान उनमें में, जाति ममता का जी भी कॉलम कल जोड़ो, विरोध करने कहा जा है रही तो हैं। उन्होंने जाति का कॉलम जोड़ने की मांग तो कर दी है उन्होंने एसआईआर में। अच्छा, वो पीएलओ के बताइए, नहीं नहीं, एसआईआर में जो वोटर को फॉर्म दिया जाएगा उसमें हर वोटर की, मतदाता की जाति भी पूछी जाए, उन्होंने ये कहा है। तो उनसे बताया गया कि साहब जाति जनगणना तो होने वाली है अगले साल से। उन्होंने कहा नहीं, ये भी आ जाएगा तो बुरा क्या है, इट विल गिव यू एडिशनल इंफॉर्मेशन।
हाँ, ये तो मान लिया गया है कि साहब ये भारत जो है वो केवल जाति पर ही आधारित रह सकता है। ये तो मुझे लगता है बीजेपी ने भी मान लिया है कहीं। हमारे मोहन भागवत जी तो कहते रहते हैं। सर ये जो बीजेपी की जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है, सबका साथ सबका विकास, आप देख लीजिएगा आने वाले 10 साल में भारत में, खासकर यूपी और बिहार में जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, इसकी कमर टूट जाएगी। एंड इट इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इन यूपी। और बिहार में भी जो है हिंदुत्व इंक्लूसिव पॉलिटिक्स ने जगह बनाई है, ऐसा नहीं है। द वर्क इज ऑन। और ये आपको जो है, जब आप ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो पे जाकर के देखेंगे, तब आपको ये ज्यादा शिद्दत से अनुभव होगा। यूपी में हो रहा है लोगों को। और बीजेपी का सत्ता में लगातार बने रहने का आधार ही यही है। कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जैसे जैसे कमजोर होगी, वैसे वैसे जो है ये जाति का जहर समाप्त होगा। और जाति जनगणना के बाद तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, ये इंडी अलायंस के लिए। अब क्या मांग करें? हाँ, अब फिर ये कहेंगे कि कितने लोग पैजामा पहनते हैं इसकी गणना करो, कितने लोग जो है शर्ट पैंट पहनते हैं इसकी गणना करो, बस ये है। जी, जी तो सर। चलिए अब चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को और भट्ट जी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।